स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग ज्ञान बांटो। आज हम ज्योग्राफी के क्लास 6 का चैप्टर लेकर आए हैं जो कि कहता है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो क्लाइमेट है, जो वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, अब आप सोचेंगे कि कैसे कैसे वर्ड्स हैं। सबसे पहले तो हमारे को इनका मीनिंग पता होना चाहिए, ये क्या है, और ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये कैसे इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले क्लाइमेट का मतलब आपको पता है, क्लाइमेट और वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। यानी किसी इंडिया में किसी पर्टिकुलर लोकेशन या किसी पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब है वहां के पेड़ पौधे कैसे हैं। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं या क्या समझाना चाह रही हूं। और वाइल्ड लाइफ का मतलब है वहां के जानवर। वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में वहां की वाइल्ड लाइफ कैसी है, यानी कैसा जानवर किस लोकेशन में कैसा पाया जाएगा। अब क्लाइमेट तो आपने समझ लिया, अब मैंने बोला ये इंटर रिलेटेड है, तो कैसे हम लोग अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं। क्लाइमेट तो आपने समझ लिया कि वेदर और क्लाइमेट को हम क्या दर्शाना चाहते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि जो डेजर्ट वाला एरिया है वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, ड्राई एंड पैची, ठीक है ना। तो ये वहां का क्लाइमेट हो गया कि कैसा एकदम सूखा रहता है, पानी की कैसे कमी रहती है, और वहां का जो क्लाइमेट है वो कितना गर्म रहता है, ठीक है ना। और वेजिटेशन का मतलब है, अब अगर मैं डेजर्ट का ही एग्जांपल लूं तो क्योंकि वहां पे पानी की कमी है तो वहां के पेड़ पौधे भी वैसे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल हरे भरे टाइप्स हो, क्योंकि हरे भरे होने के लिए वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है। अब डेजर्ट एरिया के जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि पानी की कमी, पानी की लेस क्वांटिटी होने के बावजूद भी वो वहां पर पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया कैक्टस टाइप प्लांट, ठीक है ना। और अगर वाइल्ड लाइफ की बात करूं, अगर मैं अगेन डेजर्ट का ही एग्जांपल ले रही हूं तो मैं डेजर्ट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीनों के एग्जांपल्स को इंटररिलेट करके बताऊंगी। अब वाइल्ड लाइफ की मैं बात करूं तो जो डेजर्ट एरिया में वाइल्ड लाइफ पाई जाएगी वो भी वैसे ही पाई जाएगी। जैसे फॉक्स हो गया, अब लोमड़ी को पता है कि मेरे को पानी यहाँ पर इतना नहीं मिलना है तो मैं यहाँ पर सर्वाइव कर जाऊंगी। स्कॉर्पियो हो गया, वो जो बिच्छू होते हैं। इस टाइप के जो वाइल्ड लाइफ है, जो वेजिटेशन है, वो उस पर्टिकुलर लोकेशन के क्लाइमेट पे बेस्ड रहती है। तो आपने समझा ना कि किस तरीके से ये इंटर रिलेटेड है, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया। अब ये एग्जाम्पल आप किसी और लोकेशन का भी पकड़ सकते हैं। आप हिमालयन रीजन का भी देख सकते हैं। वहां का क्लाइमेट क्या है, ओवरऑल ठंडा रहता है, तो आपको वहां पे वाइल्ड लाइफ भी वैसे मिलने वाली है। पोलर बियर मिलेगा आपको वहां पे। ऐसा स्कॉर्पियो ये सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एरिया ही ऑलरेडी अपने आप में इतना ठंडा है, ठीक है ना। अभी जो है नेक्स्ट एक जो छोटा सा टॉपिक है, एज इट कि वो टॉपिक आपके चैप्टर में नहीं है, बट क्योंकि समझाना जरूरी है। होता है कई बार हम लोग स्कूल में ये नोटिस करते हैं कि जो टॉपिक है बस उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते चले गए और चैप्टर को करवा दिया फिनिश। बट सिर्फ फिनिश करवाना एक अल्टीमेट मोटिव नहीं होना चाहिए। हर चीज को सही तरीके से समझना भी अपने आप में एक मोटिव है, अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। अब वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, क्या हुआ, आज मैं जैसे मॉर्निंग में उठी तो मैंने देखा कि आज का वेदर प्लेजेंट है, यानी बेरेबल है, यानी मुझे अच्छा लगा। अब यही जब मैं रात, जैसे ही आज का सेम दिन रात में कन्वर्ट हुआ तो वो चीज कैसे ठंडे में और ज्यादा ठंड में कन्वर्ट हो गई। तो ये वेदर जो है वो डे टू डे फिनोमिना पे डिपेंड करता है। यानी वेदर जो है वो पूरे एक दिन के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड को दर्शाता है। और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पॉइंट, लॉन्ग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है। जैसे मैं ये बोलूं कि डेजर्ट जो एरिया है, जो ड्राई एरिया है, वो ओवरऑल अपने आप में डेजर्ट एरिया ड्राई रहता है, पानी की कमी रहती है, गर्मी होती है। और यही मैं अगर हिमालयन रीजन की बात करूं तो कैसे वहां पे ठंडा रहता है। या मैं नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करूं तो वहां पे वेदर जो है, जो क्लाइमेट है वो ओवरऑल रेनी टाइप रहता है, क्योंकि वहां पर लोकेशन ऐसी है, बारिश बहुत होती है वहां पे, ठीक है ना। तो ये जो वेदर हुआ वो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से समझा जाता है, और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग यानी लंबे समय तक किसी एरिया में या किसी लोकेशन में कैसा क्लाइमेट है, ये चीज उसको दर्शाता है।
अभी क्या है, हम लोग यहाँ पे सीजन्स पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा धीरे धीरे करके सीजन्स में आने वाला है। सीजन्स में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग, हमारे जो इंडिया में है वो 4 टाइप के सीजन्स आपकी बुक में मेंशन है। कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, रेनी सीजन हो गया और रिट्रीटिंग यानी बारिश के जाने का टाइम। ठीक है ना। तो अभी हम पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है कोल्ड वेदर सीजन, जिसको विंटर्स कहा जाता है। विंटर सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, विंटर सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन, इन द रीजन, यानी हमारा जो सर्दियों में क्या होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, जो सनरेज है वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती है। अब आप देख पा रहे होंगे जो सनरेज है किस तरीके से सदर्न पार्ट पे ज्यादा फॉल कर रही है नॉर्दर्न पार्ट के कंपैरिजन में। ये आई होप ये जो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूं ये आपके लिए न्यू नहीं है, क्योंकि 6th क्लास के पुराने चैप्टर्स के अंदर ये ऑलरेडी समझाया जा चुका है कि किस तरीके से ये जो इक्वेटर है या जो सनरेज है वो कैसे, कब और डायरेक्टली होती है और कब डायरेक्ट नहीं होती है, और कब डायरेक्ट सनरेज आपके हमारे इंडिया पे या हमारे रीजन में ये फॉल करती है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। कोल्ड वेदर्स में यानी विंटर्स में हमारा ये जो सन रेज है वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती है। तो एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया। अब नदर्न इंडिया तो इन लोगों ने बोल दिया, बट नदर्न इंडिया का मतलब है ये बात कर रहे हैं नॉर्थ साइड की, यानी हमारे हिमालयन रीजन की बात कर रहे हैं। तो यानी जो टेम्परेचर है वो काफी लो रहता है, नॉर्थ इंडिया की स्पेशली बात हो रही है। विंटर्स में बहुत ही ठंडा रहता है उस लोकेशन पे, ठीक है ना। अभी इसके बाद जो है वो है हॉट वेदर सीजन या फिर समर्स की बात हो रही है, यानी समर सीजन के बारे में ये अब टॉपिक बताने जा रहा है। सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन इंडिया। अब अगर हम इस वाली पिक्चर को देखें तो सन रेज किस तरीके से नदर्न वाले पार्ट पर है, किस तरीके से नदर्न वाले पार्ट पे डायरेक्ट सनरेज जो है ये फॉल कर रही है। तो सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है हमारे इंडिया पे। टेम्परेचर आर वेरी हाई, वेरी हाई का मतलब है कि किस तरीके से कितनी गर्मी फेस करते हैं जो हमारे रीजन के लोग होते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। अब आपने गर्मियों में नोटिस किया होगा जब आप बाहर निकलते हैं तो पेरेंट्स आपको कैसे बोलते हैं कि कोशिश करो अपने आप को कवर करके जाओ, नॉट जस्ट कि बारिश होने वाली है या बारिश का मौसम है, इट जस्ट कि लू चल रही है। ये लोकल विंड होती है लू, क्योंकि लू अगर एक बार सनरेज इतनी डायरेक्ट होती है हम लोगों पर कि इससे हम लोग कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं इस विंड से, इस लोकल लू विंड से, ठीक है ना। तो किस तरीके से इस लू से भी बचना अपने आप को बहुत जरूरी होता है समर्स में। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेनी सीजन के बारे में, जिसको साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन या रेनी सीजन भी कहा जाता है। अब साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन क्यों बोला गया है, एनसीईआरटी में हर वर्ड का अपने आप में मतलब है, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा जाता है। डायरेक्शंस आई होप आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो अभी साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन या रेनी सीजन को बोला गया है। तो ये जो मैप है इंडिया का, ठीक है, अब आप डायरेक्शन ये एरोस को पकड़ते जाएं और समझते जाएं। साउथ वेस्ट का मतलब हो गया ये वाला एरिया, यानी अरेबियन सी, यहां से जो है वो विंड चलनी चालू होती है और कैसे ये रेनी सीजन को दर्शाती है। कैसे हमारा जो बारिशों का मौसम है, ये जो रेनी सीजन होता है वो साउथ वेस्ट से एंटर करता है हमारे देश में। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून, यानी ये सीजन जो है वो शुरुआत करता है हमारे मॉनसून की, ठीक है ना। द विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। हमारे इंडिया के इस साइड पे अरेबियन सी है, इस साइड पे बे ऑफ बंगाल है। तो कैसे यहां से जो है एंटर कर जाते हैं मॉनसून टुवर्ड्स अ लैंड की तरफ एंड कैरी मॉइस्चर विद देम। जाहिर सी बात है जैसे जैसे हवा एंटर करेगी और अपने साथ ये पानी वाले एरिया से लैंड की तरफ जा रही है, तो क्योंकि ये सी वाला एरिया है तो अपने साथ ये मॉइस्चर भी कैरी करती हुई लेकर जाएगी। When these winds strike the mountain barriers, rainfall occur। अब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, अब ये पहाड़ जब चढ़ने चालू करेंगी
तो अपने आप कहते हैं ना कि जब ये, अब जैसे पहाड़ है, ये पहाड़ है, विंड्स डायरेक्ट तो अब जिसको चीरती हुई तो नहीं जाएगी, इसको पूरा धीरे धीरे करके ऊपर पहाड़ पे जाएगी, उसके बाद ही लैंड में एंटर करेगी। तो जैसे जैसे ये विंड यानी बैरियर्स को, यानी माउंटेन की रुकावटों को क्रॉस करेगी, वो रेनफॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर जाएगी, यानी जब वो भर जाएगी अंदर तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर बारिश ले आएगी। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारे ये 3 सीजन खत्म हुए। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून। अब ये जो विंड्स हैं वो एंटर तो कर गई लैंड की तरफ, अब यहाँ पे माउंटेन्स हैं। अब ये रिट्रीटिंग का मतलब है ये जैसे जैसे विंड्स एंटर करी थी, अब वो वापस जाएंगी, वापस जाएंगी। तो देखो आगे क्या लाती है। ठीक है, रेनी सीजन हम लोगों ने कर लिया था। अभी क्या है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसको ऑटम सीजन भी कहा जाता है। अब जैसे जैसे विंड्स हमारे इंडिया में एंटर हुई थी साउथ वेस्ट मॉनसून से, इस डायरेक्शन से, ये आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना, ये है, और ये है रेनी सीजन का सिस्टम कि कैसे साउथ वेस्ट से विंड्स एंटर होती हैं। अब उसी तरीके से अब विंड्स एंटर तो हो गई, विंड एंटर तो हो गई। अब यहां पर तो माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। अब विंड जो है वापस भी तो जाएंगी, उनको अपने घर भी तो जाना है वापस। अब जब वापस गई वो, तो मॉनसून सिर्फ विंड्स वापस जाएंगी, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन कुछ विंड्स ये जो बे ऑफ बंगाल से वापस जाती हैं, तो वहां के पानी की वजह से ये साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अपना मॉनसून या बारिश देकर जाती है, जैसे कि तमिलनाडु का लोकेशन हो गया। तो ये क्या कहना चाह रहा है, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड से, यहां से टू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये जो 2 लोकेशन ऐसी हैं, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। अब क्या होता है जब विंड्स वापस जा रही हैं, अब क्योंकि ये मेनलैंड से वापस जा रही हैं तो विंड्स में कोई ड्रॉपलेट्स तो है नहीं, ठीक है। बट क्योंकि जब ये बे ऑफ बंगाल से जाती हैं तो उस रीजन में, ये जो साउथ ईस्ट का जो रीजन है, वहां पर ये बारिश देकर जाती है इस मौसम में। ठीक है। अब इंडिया को जनरली मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। नॉर्मली हम लोग जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इंडिया में किस तरीके का क्लाइमेट है जी, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है ना। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, क्या होता है अगर ये मॉनसून ही ना हो तो क्या होगा हमारे इंडिया में, एग्रीकल्चर जो है वो टोटली डिपेंड है हमारे रेन पे, बारिशों पे। अब अगर बारिशें ही नहीं होंगी तो जब फसलें ही नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या। तो सबसे जो मेन पॉइंट है जो रेनफॉल पे डिपेंड है वो है एग्रीकल्चर। तो ये रेनफॉल का जो है मॉनसून का एडवांटेज बताया गया है यहाँ पे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेजिटेशन का। अब वेजिटेशन का मतलब है जो हमारे इंडिया में जो क्लाइमेट पे डिपेंड है वेजिटेशन का मतलब है कि किसी भी लोकेशन के पेड़ पौधे कैसे रहने वाले हैं, तो उसे कहते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन में क्या क्या आता है, प्लांट्स, ठीक है ना, बड़े बड़े ट्रीज हो गए, छोटी छोटी ग्रासलैंड हो गई, बुशेस हो गई, श्रब्स हो गए, तो ये सब वेजिटेशन का ही पार्ट है। ठीक है ना। फिर चाहे वो बड़े लेवल पे यानी लॉन्ग वाले ट्रीज हो या छोटी छोटी ग्रासलैंड जो होती हैं वही क्यों ना हो। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without any interference or help from human being are called natural vegetation. अब क्या होता है कि ये नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट्स, ट्रीज या श्रब्स कह लो जो खुद से पैदा होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस के बिना, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं डेजर्ट एरिया की। डेजर्ट एरिया में क्या होता है, ये जो कैक्टस टाइप प्लांट होते हैं ये खुद से उसके क्लाइमेट पे डिपेंड होकर नेचुरली ग्रो करते हैं, नेचुरली पैदा होते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि कैक्टस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो तो हम नॉर्मली अपने घरों में भी लगाते हैं, बट वो कुछ ना कुछ ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस के बेसिस पर ये ग्रो किए जाते हैं। क्योंकि जो नेचुरली है वो तो रेगिस्तान जैसे ड्राई एरिया में ही कैक्टस टाइप का प्लांट ग्रो करता है, आगे प्रोसीड करता है। तो जो भी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के बिना होगा वो नेचुरल वेजिटेशन कहा जाएगा।
ठीक है। हमारे इंडिया का जो वेजिटेशन है वो बेसिकली 5 तरीके का वेजिटेशन है। ये सिर्फ अभी 6 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ नेम्स दिए गए हैं, बट आगे फर्दर आप इसका डिटेलिंग में भी पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ नेम्स के बेसिस पर ही आप आगे चले। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का मतलब है जो हरा भरा रहता है, जहां की वेजिटेशन सिर्फ हरी भरी रहती है, 12 महीने जो है यहाँ पर हरे भरे पेड़ आपको नजर आएंगे, फॉरेस्ट आपको नजर आएंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस या वेजिटेशन कह सकते हैं, कांटेदार। माउंटेन वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट। इंडिया में जो वेजिटेशन है ये कुल 5 तरीके का वेजिटेशन हम लोग नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। अब जो हम इसमें देखने वाले हैं कि व्हाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर अस, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या वो रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, तो हम वो देखने वाले हैं। फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स जो है वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने में काम आता है। हमें क्या चाहिए, हमें ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर। अब आप बैठ के पढ़ रहे हैं, किस पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई स्टडी टेबल होगा, कोई फर्नीचर होगा, कोई टेबल होगा, कोई बेड होगा, वो किससे बनता है, वुडन से, लकड़ी से। लकड़ी कहां से आती है, फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट जो है हमारे को फर्नीचर के लिए टिम्बर प्रोवाइड करता है। फ्यूल वुड, जो चूल्हा है उसके लिए भी लकड़ी चाहिए होती है। फॉडर है, मेडिकल प्लांट है, कितनी सारी दवाइयां भी हमारे आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं वो कहां से आती हैं, फॉरेस्ट से आती हैं। हर्ब्स है, शहद है, गम्स है, एक्सेट्रा। तो कितनी सारी चीजें हमारे को हमारे फॉरेस्ट से प्रोवाइड होती हैं। अब फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अब अगर हम फॉरेस्ट ही नहीं छोड़ेंगे, सारे जंगल काट देंगे, पेड़ पौधे सब हटा देंगे, तो जो जंगलों में जो जानवर रहते हैं वो तो हमारे घरों में आ जाएंगे, है ना। तो हमारे को फॉरेस्ट को बचाना है, ना कि अपने एक्सेसिव यूज के लिए उनको बर्बाद कर देना है। अभी एक इमेज देखिए कि हमारे को हमारे फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये जितना भी इमेज में सब चीजें मेंशन है, छोटी छोटी चीजें नोटिस करिए, और ये सारी चीजें हमारे को फॉरेस्ट की ही देन है। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन मैंने आपको बताया है, एक ऐसा वेजिटेशन जो विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग के द्वारा बना गया हो, ठीक है ना। ये डिस्ट्रॉय हो रहा है टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है, अभी मैंने आपको 2 से 3 सेकंड पहले बताया, हमारे एक्सेसिव यूज के लिए हम पेड़ पौधों को काटते ही जा रहे हैं। हमें लैंड चाहिए, बिल्डिंग बनानी है, फर्नीचर बनाना है, हम पेपर का वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, फॉरेस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, हम पेड़ पौधों को काटते ही जा रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो बेटर है, अगर हम इन सबको काट रहे हैं, अगर हम इस सब का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन भी हमें ही निकालना है। तो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस। हमें कोई ना कोई, हर बच्चे को एक एक पौधा लगाना चाहिए अपने नाम का, उसको प्रॉपर पानी देना चाहिए, उसकी खाद प्रॉपर देना चाहिए, और उसको देखो कि वो कैसे धीरे धीरे ग्रो करता है। अपने लिए ना सही तो अपने कम से कम फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए हम उस चीज को बचा पाए। और मैं ये बोलती हूँ कि अगर हम न्यू प्लांट्स को नहीं लगा सकते हैं तो एटलीस्ट जो ऑलरेडी लगे हुए हैं हम उन्हीं को ही क्यों ना प्रोटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है ना। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो वन महोत्सव का प्रोग्राम्स लाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ताकि हमारा अर्थ जो है एक ग्रीन अर्थ माना जाए, ताकि हम लोगों के लिए पेड़ पौधे बचे रहे, ताकि हम लोग अच्छे से अपना फ्यूचर में जिंदगी या जीवन आगे बढ़ा पाए, ठीक है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ का मतलब है जानवर। एक चूहे से लेकर एक बबर शेर तक का जो वाइल्ड लाइफ है, ये भी कैसे डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। क्लाइमेट का मतलब है कि कौन सा क्लाइमेट किस पर्टिकुलर एनिमल या वाइल्ड लाइफ के लिए सूटेबल है, ये हम बेसिकली वो देखने वाले हैं।
अभी क्या है, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर का मतलब क्या होता है, शेर। ऐसा आपको लगता है शेर है, टाइगर का मतलब शेर नहीं होता। टाइगर जो है बाघ को कहा जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ द एशियाटिक लॉयंस। जो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है वो होम है एशियाटिक लॉयंस का, ठीक है ना। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न डायनासोर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। असम में जो है एलिफेंट और वन हॉर्न डायनासोर्स पाए जाते हैं। ये बेसिकली पर्टिकुलर हर पर्टिकुलर स्पीशीज की या एनिमल की कह लो, ये कैसे कैसे कौन कौन से रीजन में कौन कौन से क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पे कौन सा वाइल्ड लाइफ एनिमल आपको मिलेगा, ये वो बताया गया है। कैमल्स हो गए या वाइल्ड एसेस हो गए आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कैमल्स एंड रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एसेस पाए जाते हैं। वाइल्ड गोट स्नो लेपर्ड्स बियर्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। ये तो हुआ कुछ एनिमल्स के बारे में। अभी हम लोग बर्ड्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये भी तो वाइल्ड लाइफ का ही पार्ट हुआ ना। तो बर्ड्स कौन से रीजन में कौन सी बर्ड मतलब पाई जाती है या है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक रीजन, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब आगे जो है हम लोग, इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े एनिमल्स ही हमारे इंडिया में हम लोगों ने लोकेशन वाइज देखे, बर्ड्स भी हैं इक्वली हमारे इंडिया का पार्ट, ठीक है ना। जो अब हमारे इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा मतलब बर्ड है, पिकॉक ही तो है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट, पिजन, मैना, बुलबुल एक्सेट्रा। ये काफी सारे बर्ड्स हैं जो हमारे वाइल्ड लाइफ के ही उसकी कैटेगरी में आते हैं, तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं, हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स टू देयर नेचुरल हैबिटेट। अब बर्ड सेंचुरीज क्या होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, या आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। क्या होता है कि गवर्नमेंट ना किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको अपना एक एरिया डिक्लेयर कर देती है, ताकि हम उस पर्टिकुलर हैबिटेट की जो स्पीशीज है उसको प्रोटेक्ट कर पाए और ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम हो। अब आगे फर्दर उनको बचाने के लिए या उनके नंबर्स बढ़ाने के लिए ये सब चीजें बनाई जाती हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं वो देख लेते हैं। मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप। फर्दर क्लासेस में आप ये सब चीजें पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज ये सब क्या होता है, बट मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाए कि हाँ ये गवर्नमेंट रिलेटेड एरिया है, इसमें ह्यूमन बीइंग का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होगा, तो उस पे क्या है कि ये सब चीजें बनाई जाती हैं, सेटअप किया जाता है ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो पाए। गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कुछ ऐसे अलग से प्रोजेक्ट्स भी लाती है, जैसे टाइगर को बचाने के लिए, एलिफेंट्स को बचाने के लिए, ताकि इनकी नंबर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ये खत्म ना हो, नॉट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, ठीक है ना, ये खत्म होने की कगार पे चल रहे हैं, तो ये खत्म ना हो और आगे इनकी नंबर्स बढ़े, इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है गवर्नमेंट लाती है। अब इनके अलावा हमारे क्या रोल रहते हैं आगे स्टेप्स में कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। क्या होता है, वी शुड रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द एनिमल सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन एंड फेदर्स। अभी जो महंगी महंगी जैकेट्स होती हैं या जो शो पीसेस होते हैं, अगर हम इनको खरीदना ही बंद कर दें, हम इनको पहनना ही बंद कर दें, तो आगे इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा एनिमल्स का। अगर इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तो उसी हिसाब से इनका नंबर जो है वो डिक्लाइन होने बंद हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमारा ये चैप्टर यहीं पे आज खत्म होता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से मिले हैं, वापस से कनेक्ट हुए हैं। मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को और हमारे इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, आगे फर्दर अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के हाथों ये चैप्टर लगे और हमारा ये चैनल जो है प्रमोट हो, ताकि अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम आगे आपके लिए आपका जो बाकी का सिलेबस है वो हम धीरे धीरे करके उसको खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।